नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके गेट फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। और ये जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स से बिलोंग करते हैं। आज हमारा पहला लेक्चर है। इस सीरीज में काफ़ी सारे लेक्चर्स को अपलोड करेंगे जिसमें कि आपके गेट फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गाइस, एकदम आपका डिटेल एकदम एक्सप्लेन करके बढ़िया से हम इसमें सॉल्व कर रहे होंगे। और इसमें जो हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वो आपके मोस्ट पॉपुलर टॉपिक्स होंगे, ठीक है, जिसपे कि ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जिससे कि आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन टॉपिक्स पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, जिससे कि आपके आगे जो एग्जाम्स होंगे उसमें आपको आसानी हो जाए क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। और ये जो लेक्चर्स है गाइस, आप अपने गेट फिजिक्स के अलावा जैसे CSIR और फिजिकल साइंस अगर आप एग्जाम दे रहे हैं या फिर उस लेवल के जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो अगर ये आपके टॉपिक्स हैं तो ये आप जरूर देख सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा गाइस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं गाइस, तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए हमारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं गाइस, ठीक है। हमारा एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स। वहां पे जाके आप अपने गेट फिजिक्स के लिए, CSIR एंड फिजिकल साइंस के लिए और अपने IIT JAM के लिए कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हमारे एप्लीकेशन पे आपके लिए लाइव बैचेस, आपके लिए रिकॉर्डेड बैचेस, सब कुछ अवेलेबल है। सारी चीज़ें एकदम आपका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक हम आपको सारी चीज़ें पढ़ाते हैं कोर्सेज में, ठीक है। तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जाके कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारा ये जो नंबर है इस पर आप कांटेक्ट करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पे, द एनर्जी वर्सेस वेक्टर, ठीक है। मतलब कि E और K के बीच में यहाँ पे रिलेशनशिप बात हो रही है गाइस, ठीक है। एट द नियर द बॉटम ऑफ अ बैंड फॉर अ सॉलिड कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज, मतलब कि हमारे पास जो एनर्जी दे रखा है वो वेक्टर, वेव वेक्टर के साथ यहाँ पर रिलेट करके दिया जा रहा है। E इज इक्वल टू A का होल स्क्वायर प्लस B KA की पावर 4। यहाँ पे जो आपका A होता है गैस, वो आपका लैटिस कांस्टेंट दे रखा है, A इज इक्वल टू 2.1 एंगस्ट्रॉम यहाँ पे है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो आपके पास A और B है, ये सब आपके एनर्जी के फॉर्म की सारी चीजें हैं गैस, ठीक है ना। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कैपिटल A है वो आपका जूल में दे रखा है, जो आपका कैपिटल B है वो भी आपका जूल में दे रखा है। वैसे ये जूल में क्यों लिखी गई है गैस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका K और A है ना गाइस, ये इनका अगर आप प्रोडक्ट कराते हैं तो आपके पास कोई भी डायमेंशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वेव वेक्टर होता है इसका जो यूनिट होता है मान लीजिए मीटर इनवर्स, और आपके पास जो ये लैटिस कांस्टेंट है इसकी यूनिट मीटर, तो मीटर और मीटर इनवर्स कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास अगर एनर्जी है तो यहाँ पे जूल तो होना ही चाहिए, जो कि आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास A और B के पास एनर्जी की यूनिट देखने को मिल रही है गाइस, ठीक है। क्लियर है? अब एक काम करते हैं, एट द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, हमारे पास जो कंडक्शन बैंड है उसके बॉटम पे यहाँ पे बात करनी है। एंड द रेशियो ऑफ इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टू द मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हमें यहाँ पे रिलेशन निकालना है इफेक्टिव मास का और m का, इसका रेशियो चाहिए गाइस। मतलब कि हमारे पास जो m स्टार होता है आप तो जानते ही हैं, h क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये होता है, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। एंड इसमें भी ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास ना जो E है गाइस वो दे रखा है यहाँ पे, तो E को आप K के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करिएगा, उसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं एंड उसको हम K इज इक्वल टू 0 पे बात करेंगे गाइस। क्यों? यहाँ पे बोला गया है ना बॉटम ऑफ बैंड, ठीक है ना। तो अगर हम कभी भी बॉटम ऑफ बैंड बात करते हैं तो वहां पे जो आपका वेव वेक्टर होता है गाइस वो आपका 0 लेके चला जाता है। तो इसीलिए हम इसको सिंप्लीफाई करके फिर आपका लास्ट में ले जाके आपका जो m है, जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन का जो मास है या फिर इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, वो सारी चीजें हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ये भी देखिए गाइस, ये जो H क्रॉस है उसकी वैल्यू भी दे रखी है, क्योंकि यहाँ पे जो H क्रॉस है ये आपका रेड्यूस प्लैंक कॉन्स्टेंट होता है, तो आप इसकी जगह पे वैल्यू को रख के कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो था आपका हिंट, चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको बढ़िया से आराम से। देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पे अगर मैं E की बात करता हूं तो यहाँ पे जो हमारे पास एनर्जी है जो कि वेव वेक्टर के फॉर्म में है वो यहाँ पे आपको दे रखी है, ठीक है। एक बार हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे K के रिस्पेक्ट में, ये आपके पास चीजें मिल जाएंगी। फिर एक बार हम इसको और डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव की यहाँ पे जरूरत है गाइस, ठीक है। तो डी स्क्वायर E अपॉन में डेल के स्क्वायर या फिर डी के स्क्वायर जो भी आपके पास है, कितना आ रहा है, ये 2AA स्क्वायर प्लस 12B A की पावर 4 के स्क्वायर, यहाँ पे मान लीजिए डबल डेरिवेटिव हमें मिल चुका है।
फिर क्या बोला गया है ना गाइस, हमें जो बॉटम अप बैंड में बात करनी है तो वहां पे जो वेव वेक्टर है वो आपका k इज इक्वल टू 0 आपको लेके चलना है। तो अगर मैं k इज इक्वल टू 0 रख देता हूं तो मेरे पास ये वाला जो पोर्शन होगा ना गाइस खत्म। हमारे पास जो डबल डेरिवेटिव है एनर्जी वाला k के रिस्पेक्ट में वो आपका 2a स्क्वायर आया है यहाँ पे। तो आप अपना इफेक्टिव मास आराम से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, h क्रॉस स्क्वायर अपॉन में डेल स्क्वायर ई अपॉन में डेल के स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसकी मदद से अपना जो इफेक्टिव मास है वो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं गैस। अब इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि हमारे पास जो रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दे रखी है, तो इसका ये होल स्क्वायर है, फिर ये आपका 2 हो जाता है, फिर आपके पास ये जो a है था गाइस ये आपकी वैल्यू दे रखी है, ये जो लैटिस कांस्टेंट है उसकी भी वैल्यू हमने देख रखी है, हमें गिवन था। फिर इन सबको लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारे पास ये जो वैल्यू होती है अपना इफेक्टिव मास आ जाता है। तो समझिए कि एक पोर्शन यहाँ पे हो चुका है। आप जानते हैं हमारे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें इफेक्टिव मास भी आपको डायरेक्टली पूछा जाता है, तो ये इफेक्टिव मास हमने कैलकुलेट कर लिया है गाइस। अब हमें पूछा क्या गया है ना गाइस, इफेक्टिव मास और फ्री इलेक्ट्रॉन का जो मास है यहाँ पे उसका रेशियो में चाहिए। तो ये इफेक्टिव मास हमने इतना कैलकुलेट करा है और आपके पास ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन का जो मास है, जो आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आप रख के इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो आपके पास डिवाइड करने के बाद अप्रोक्सीमेट आप देख सकते हैं गैस यहाँ पे कितना आ रहा है 0.218 या फिर राउंड फिगर करके हमको 0.22 यहाँ पे मिल जा रहा है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप वाला क्वेश्चन है जिसमें कि हम यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं 0.22 आपका फाइनल यहाँ पे गिवन आंसर हो जाता है। ठीक है, आया समझ में ना, देख लीजिए बढ़िया से जो भी हमने एक्सप्लेन किया है सारे कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस आपका। ये इफेक्टिव मास आपको डायरेक्टली पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप और हायर कर दिया गया था और हमारे पास कंफ्यूजन थोड़ी सी अराइज हो जाती है क्योंकि हम कई बार थोड़ा सा क्वेश्चन देके कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, देख लीजिए बढ़िया से, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो लाइक करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, द एटॉमिक मास एंड मास डेंसिटी ऑफ सोडियम आर 23। ठीक है ना, तो ये एटॉमिक मास आपका 23 है, मास डेंसिटी ऑफ सोडियम कितना है ये आपका इतना दे रखा है। द नंबर डेंसिटी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज व्हाट। ठीक है, नंबर डेंसिटी जो आपके पास है डैश डैश इंटू 10⁻22 सेंटीमीटर -3 यहाँ पे है। हमारे पास हिंट दे रखा है गैस, हमारा जो नंबर डेंसिटी होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का इंटू 10⁻22 लेके आना ही है। अब उसके अलावा जो आपके पास इसका कोफिशिएंट है उसके आगे जो भी वैल्यू आएगी वो बस हमें यहाँ पे देख लेना। ये भी आपका एनएटी वाला क्वेश्चन है। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा डेंसिटी के साथ जो आपके पास मास डेंसिटी होता है, इफेक्टिव नंबर होता है, उसके साथ इसका एक रिलेशन होता है। देखिए क्या होता है, इसका जो आंसर होगा 2.54 आएगा। लेकिन कैसे आएगा गाइस, तो आप देख सकते हैं जो आपके पास मास डेंसिटी होता है वो आपका क्या है, रो इज इक्वल टू इफेक्टिव नंबर इनटू जो भी आपके पास एटॉमिक मास आप चाहो तो रख सकते हो। ठीक है, डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर इनटू वॉल्यूम या फिर ए क्यू। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए गाइस ना, हमें यहाँ पे नंबर डेंसिटी चाहिए, जो कि नंबर डेंसिटी हम चाहे तो निकाल सकते हैं। ये जो आपका इफेक्टिव नंबर डिवाइडेड बाई ए क्यूब है इसको आप नंबर डेंसिटी चाहो तो बोल सकते हो। एन इज इक्वल टू क्या होता है, ये जो आपका स्मॉल एन होता है ये आपका एन बाई वी ही होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो इफेक्टिव नंबर है उसको रख दो तो वो भी एक नंबर ऑफ एटम्स ही है जो कि आपके यूनिट सेल्स में बात करी जाती है। ठीक है, और ये आपका जो ए क्यूब है ये आपका वॉल्यूम की ही बात हो रही है, तो ये भी समझिए कि आपका एन बाई वी ही है। ठीक है, तो इस कारण से हमारे पास क्या हो जाता है यहाँ पे एन एम डिवाइडेड बाई आपके पास ये जो आपका एन ए है गैस ये आपका हो जाएगा अगर हम एन के फॉर्म में बात करें तो। ठीक है, या फिर रो के फॉर्म में बात करें तो ये चीजें आपकी हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रो इज इक्वल टू आपका एन एम अपॉन में एन ए, या फिर अगर स्मॉल एन की बात करी जाए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, रो हो जाएगा एन ए डिवाइडेड बाई एम आपके पास ही हो जाता है। उसके बाद जो भी आपके पास रो था वो दे रखा है, आपके पास एवोगाड्रो नंबर दे रखा है, आपका जो यहाँ पे एटॉमिक मास है वो भी आपको दे रखा है यहाँ पे। तो आप इनकी मदद से यहाँ पे जो आपका नंबर डेंसिटी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो रो है फिर अपना जो एन ए है फिर डिवाइडेड बाई आपका जो एटॉमिक मास है उसकी मदद से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारे पास कितना आ रहा है, जो भी आपके पास नंबर डेंसिटी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये काफ़ी बढ़िया से हमें मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये भी जो आपका क्वेश्चन है गैस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको बढ़िया से। फॉर्मूला ये देख लीजिएगा गैस, ये जो आपका फॉर्मूला है कई बार हमारे पास जो भी इफेक्टिव नंबर हैं जैसे कि बीसीसी हो गया, एफसीसी हो गया, सिंपल क्यूबिक हो गया, इन सब के लिए अलग अलग अपने इफेक्टिव नंबर्स भी होते हैं, तो उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ये काम आता है गैस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है गैस।
देखिए अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें, कंसीडर टू डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन गैस विथ डेंसिटी ऑफ 10 की पावर 19 मीटर की पावर -2। द फर्मी एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, प्लैंक कांस्टेंट दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे दे रखा है गाइस। तो एक चीज जैसे कि आप ध्यान रखिए, हम बहुत बार आपको बताए होंगे, आपने भी बहुत बार देखा होगा, हमारे पास जो फर्मी एनर्जी होता है ना गाइस, आपने 3 डायमेंशन के लिए तो बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन 2 डायमेंशन के लिए क्या होता है वो थोड़ा सा कई बार हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो भी हमें याद रखना पड़ेगा गाइस। देखिए क्या हो जाता है, यहाँ पे 2 डायमेंशनल है, डेंसिटी भी हमारे पास है, फर्मी एनर्जी चाहिए गाइस हमें यहाँ पे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। सबसे पहले देखिए, अगर हम 2 डायमेंशन में ना कभी भी अपने फर्मी एनर्जी की बात करते हैं तो देखिए आपका क्या फॉर्मूला होता है गाइस, फर्मी एनर्जी इज इक्वल टू h क्रॉस स्क्वायर अपॉन में 2m इंटू 2πn। ठीक है, यहाँ पे जो आपका h क्रॉस है वो आपका रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, n आपका डेंसिटी हो गया गाइस। ठीक है, तो अगर मैं रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट रख देता हूँ, वैसे यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट दिया गया है, लेकिन रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट की आप वैल्यू जान चुके हैं 1.05 या फिर 1.055 इंटू 10 की पावर -34 ऐसे करके होता है। ठीक है, तो उसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू m, ये आपका 2 हो गया, फिर ये पाई हो गया, और आपके पास ये जो नंबर डेंसिटी, जो डेंसिटी आपके पास दी गई थी वो हमने लेके कर दिया है। उसके बाद आप क्या देखेंगे गाइस, ये जो आपके पास सॉल्यूशन करेंगे तो आपका पूरा का पूरा जो रिलेशन होगा ना गाइस, वो आपको जूल में मिलेगा, लेकिन हमें जूल में नहीं चाहिए। हमारे पास जो क्वेश्चन था ऑलरेडी यहाँ पे बोला गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए हम क्या करते हैं गाइस, अपना जो जूल वाला रिलेशन होता है उसको 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास ये जो रिलेशन होगा गाइस वो आपका किस में मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आपका अप्रॉक्सीमेट 2.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए गाइस, ये जो फॉर्मूला है जो हमने यूज करा है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है आपका नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, एकदम बढ़िया रिलेशन है। नेक्स्ट देखिए गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का एक क्वेश्चन है। वैसे तो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स में अगर हम बात करें, हमारे पास ना यहाँ पे ये सब डायरेक्ट लैटिस वेक्टर्स दिए जाते हैं। ठीक है, और इनकी मदद से हम रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स कैलकुलेट कर लेते हैं गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास डायरेक्ट लैटिस वेक्टर्स है, मान लीजिए जो दे रखे हैं प्राइमिटिव लैटिस वेक्टर्स, वो a1 a2 से दिए गए हैं, और यहाँ पे जो आपके रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स होंगे वो आपके b1 b2 b3 से रिप्रेजेंट किए जाने हैं। ठीक है, तो हम जैसा कि जानते हैं हमारे पास 3 वैसे वेक्टर्स होते हैं। ठीक है ना, आपके प्राइमिटिव लैटिस वेक्टर वो भी 3 होते हैं, और आपके पास जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स हैं वो भी आपके 3 होते हैं। तो इसमें a1 है, a2 है, हम इसमें a3 अपनी तरफ से सपोज कर लेते हैं क्योंकि नहीं दिया गया है। ठीक है ना, क्योंकि a3 की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो रिलेशंस होते हैं ना, अगर मैं b1 के लिए बात करूं, जैसे कि आपका b1 है 2 पाई आपके पास होगा a2 क्रॉस a3 डिवाइडेड बाई आपका a1 a2 क्रॉस a3, ये ऐसे होगा ना। फिर अगर b2 की बात करी जाए तो क्या चाहिए गाइस हमें, ये आपका 2 पाई यहाँ पे a3 क्रॉस a1 डिवाइडेड बाई आपका a1। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इसीलिए यहाँ पे a3 की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि बिना इसके सॉल्व ही नहीं होगा, तो हम इसको लेट कर लेंगे गाइस। ये जो आपका a3 है, हम इसको सपोज कर लेते हैं कि आपका ये z कैप है, तो इससे थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब देखिए गाइस, b1 चाहते हैं तो हम इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, लेकिन उससे पहले आप चाहें ना, ये जो आपका a1 डॉट a2 क्रॉस a3 आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर एक बार निकाल लेंगे तो यहाँ पे भी डायरेक्टली आप पुट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए a2 और a3 का क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ पे आपका a3 क्रॉस a1 है, मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो समझिए कि डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट यहीं पे सब खेल चल रहा है, इसी के थ्रू हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे है, यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। तो देखिए क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो a1 है ना गाइस, हमें दे रखा है वैल्यू ax कैप, a2 की वैल्यू भी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे a/2 x कैप प्लस √3 y कैप।
हम यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहे हैं guys? हमने यहाँ पे A3 के लिए लेट कर लिया है z कैप आपके पास ये हो जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो A1 वेक्टर डॉट A2 क्रॉस A3 है वो हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू हो गई, ये आपका A2 वाला हो गया और ये आपका A3 वाला हो गया। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट करके हम फाइनली यहाँ तक पहुंच जाते हैं गाइस, ठीक है। कितना आ रहा है आपका √3a²/2। ये बेसिक सी चीज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं होता। बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स में जो वेक्टर कैलकुलस होता है वो आप यूज़ कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। फिर अब क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे जो B1 आपके पास दिख रहा है तो क्या हो जाएगा 2π A2 क्रॉस A3 डिवाइडेड बाई A1 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर क्रॉस A3 वेक्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू हम जानते हैं गाइस। फिर A2 क्रॉस A3 आप कर लीजिए, यहाँ पे आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास A2 क्रॉस A3 हो गया और यहाँ पे जो आपका A1 डॉट A2 क्रॉस A3 था उसकी वैल्यू भी हमने यहाँ पुट कर दी है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या मिल रहा है 2π/a x कैप माइनस y कैप बाई √3। फिर वैसे ही अगर मैं B2 के लिए सॉल्व करता हूं तो इसका जो फॉर्मूला है आपका 2π A3 क्रॉस A1 डिवाइडेड बाई A1 वेक्टर डॉट A2 क्रॉस A3 आपके पास हो जाता है। फिर इसको हम सिंप्लीफाई करके चाहें तो इतना लेके आ सकते हैं। तो हमने A3 इजिकल z कैप सपोज किया था, ज्यूम किया था, इसकी मदद से हमने क्या पाया है ना गाइस, हमारा जो ऑप्शन ए है वो मिल जा रहा है हमें। मतलब कि हमने जो सपोज किया था, लेट करा था A3 की जगह पे वैल्यू, वो हमारे लिए सही काम कर रही है। उस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन मिल चुका है, तो इसी को हम करेक्ट टिक लगा देंगे, ठीक है। बस ये है कि आपको जो प्राइमिटिव लैटिस वेक्टर्स होते हैं, जो आपके पास डायरेक्ट लैटिस वेक्टर्स होते हैं, उसकी मदद से आप कैसे रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स निकाल सकते हैं, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है गाइस। आप इसको कई बार डायरेक्टली फॉर्मूलाज भी देख सकते हैं, आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे B1 B2 हो गया, अगर मैं B3 की वैल्यू पूछ देता हूँ गाइस तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2π आपके पास मान लीजिए आपका ये कितना हो जाएगा A1 क्रॉस A2, ठीक है। एंड ये A1, ये आपकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी गैस, ठीक है। ऐसे हम कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मिस नहीं करेंगे ना। ध्यान रखिए एकदम काम की चीजें हैं गैस हमारे लिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है गाइस, यहाँ पे गेट 2018 का एक क्वेश्चन है। फॉर द गिवन यूनिट सेल्स ऑफ 2 डायमेंशनल स्क्वायर लैटिस विच ऑप्शन लिस्ट ऑल द प्राइमिटिव सेल्स, ठीक है। हमारे पास जैसे प्राइमिटिव सेल्स की बात करनी है तो प्राइमिटिव सेल का मतलब ना एक ऐसा सेल, एक ऐसा यूनिट सेल जिसके पास मिनिमम वॉल्यूम हो। तो आप देख सकते हैं गाइस, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जैसे कि ये जो आपके पास लैटिस रखे गए हैं, जो भी आपके पास यहाँ पे लैटिस पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है ना, हम इनकी मदद से जो भी आपके जो प्राइमिटिव सेल्स हम यहाँ पे बना रहे हैं, इसमें जो भी मिनिमम वॉल्यूम होल्ड करेगा वही आपका प्राइमिटिव बोला जाएगा। या फिर इफेक्टिव नंबर की भी बात करी जाती है, अगर आपके पास इफेक्टिव नंबर 1 होता है तो वो भी आपका प्राइमिटिव सेल बोला जाता है गाइस, ठीक है। तो मिनिमम वॉल्यूम ही जो है उसी के पास आपका इफेक्टिव नंबर 1 होता है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे अगर इन 4 लैटिस पॉइंट्स की अगर बात करें तो इनकी मदद से इससे छोटा वॉल्यूम आप नहीं बना सकते, इससे छोटा अब आपके पास हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इससे छोटा आप यूनिट सेल नहीं बना सकते। यहाँ पे अगर 4 पॉइंट की बात करें तो इसको मिला के, ठीक है। अगर इसको देखा जाएगा तो इससे छोटा एक हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे इतना छोटा किया जा सकता था लेकिन हमें ये नहीं दिया गया है। हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे इतना बड़ा लैटिस पॉइंट दे रखा है, मतलब इनकी मदद से हमारे पास ये ऐसा सेल बना के दिया गया है। तो ये प्राइमिटिव सेल नहीं हो सकता है, ये क्या हो जाएगा, नॉन प्राइमिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मिनिमम नहीं है, ये मिनिमम इतना हो सकता था। तो मिनिमम अगर ये इतना हो सकता था, अगर ये नहीं दिया गया है तो वो आपका नॉन प्राइमिटिव हो जाएगा। तो इस कारण से हमारे पास पहला प्राइमिटिव है, 5वां प्राइमिटिव नहीं है। इधर अगर देखिएगा 4 हमारे पास जो लैटिस पॉइंट है उसकी मदद से ये छोटा से छोटा यूनिट सेल यहाँ पे बनाया गया है, प्राइमिटिव सेल यहाँ पे बनाया गया है। ये भी सबसे छोटा ही है इसकी कैटेगरी में, ठीक है। ये भी आपके पास जो इफेक्टिव नंबर है वो सबके पास 1 1 1 है, ठीक है। लेकिन यही एक ऐसा हमारे पास सेल जो दिख रहा है इस प्राइमिटिव सेल नहीं है, ये नॉन प्राइमिटिव हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो भी ऑप्शंस हैं 1 2 3 4, मतलब कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो भी आपके पास 1 2 3 4 है ना गाइस, ये सब क्या है, आपके प्राइमिटिव सेल्स आपके पास बोले जा रहे हैं। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। क्या है, जो हमारे पास प्राइमिटिव सेल होता है उसमें जो इफेक्टिव नंबर होता है वो आपका 1 होता है, या फिर प्राइमिटिव सेल के लिए हमारे पास मिनिमम वॉल्यूम वहां पे होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जो 1 2 3 एंड 4 है
उनके पास इफेक्टिव नंबर 1 है, तो ये सब आपके प्राइमरी सेल बोले जाते हैं। लेकिन वही अगर मैं अपने सेल की बात करता हूं 5 नंबर वाला, तो उसमें जो इफेक्टिव नंबर है वो आपके 2 हो जा रहे हैं, या फिर वो मिनिमम वॉल्यूम नहीं है, तो इसीलिए उसको क्या बोल देते हैं, वो 5 नंबर वाला आपका नॉन प्राइमेटिव सेल हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बढ़िया चीज है, हमें ध्यान रखना है। ऐसे हमें प्राइमेटिव सेल और नॉन प्राइमेटिव सेल में चीजें पूछी जा सकती हैं। प्राइमेटिव सेल में कभी भी ये 1 होना चाहिए, नॉन प्राइमेटिव में 1 से ज्यादा ही होना चाहिए, तब हम यहाँ पे नॉन प्राइमेटिव बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बढ़िया से, सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। देखिए गाइस, ये क्या है आपके पास क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द एनर्जी डिस्पर्सन फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन वन डायमेंशनल लैटिस विथ लैटिस पैरामीटर ए इज गिवन बाय ई के इज इक्वल टू दिस। देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे, ई के मतलब वही एनर्जी वेव वेक्टर वाला जो रिलेशन है। तो ई के इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 1/2 डब्ल्यू कॉस के ए है गाइस यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो आपका W है एंड जो आपके पास E नॉट है, ये सब क्या है आपके कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे हो जा रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नियर द बॉटम ऑफ बैंड। तो बस हमें यहाँ पे इफेक्टिव मास निकालना है। तो हमने जो पहला जो क्वेश्चन करा था, जो पिछला सबसे पहला वाला क्वेश्चन दिखाया था मैंने आपको, वो क्या था, उसमें हमने इफेक्टिव मास ही कैलकुलेट करा था। तो आप इस ई के को उठाइए और इसको के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट आप कर दीजिए, तो इससे हम थोड़ा सा आसानी से इफेक्टिव मास तक पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द बैंड की बात करी जा रही है, तो बॉटम ऑफ बैंड के लिए आप जानते ही हैं कि हमारे पास जो के की वैल्यू होती है वो आपकी 0 हो जाते हैं। तो इस हिसाब से हम अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए ये आपके पास वैल्यू थी, एक बार हमने डिफरेंशिएट कर दिया, कितना आ जाएगा, ए डब्ल्यू बाई 2 साइन के ए। एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो आपके पास ए स्क्वायर डब्ल्यू बाई 2 कॉस के ए। फिर हमारे पास ये पूरी वैल्यू हमने यहाँ पे इफेक्टिव मास कैलकुलेट कर लिया है। लेकिन हमें बॉटम ऑफ बैंड पे बात करनी थी, तो जो आपका के था ना गाइस, वो आपका 0 है। तो अगर आप के इज इक्वल टू 0 रख देंगे, तो ये जो आपकी वैल्यू होगी वो आपकी 1 हो जाएगी। तो इस हिसाब से h क्रॉस स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर डब्ल्यू बाई 2, या फिर 2 आपका ऊपर चला जाएगा, तो 2h क्रॉस स्क्वायर अपॉन में डब्ल्यू ए स्क्वायर यहाँ पे फाइनल वैल्यू आपकी हो जाती है। ठीक है, तो ये जो आपका इफेक्टिव मास है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है, ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफेक्टिव मास के अलग अलग कंडीशंस में हमें वैल्यूज पूछी जाती है। यहाँ पे फिलहाल हमने जो कंडीशंस देखी हैं वो आपकी बॉटम ऑफ बैंड में हमने बात करी है। ठीक है, आपके इफेक्टिव मास के और भी जगह पे, जैसे कि फर्स्ट ब्रिलियंट जोन, सेकंड ब्रिलियंट जोन, आपके अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब हम CSR नेट वाली कैटेगरीज के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आप उसमें देखिएगा आपका इफेक्टिव मास का सेम क्वेश्चन होगा, लेकिन उसको अलग अलग बैंड पे हम बात करेंगे, वहां पे अलग अलग ब्रिलियंट जोन पे बात करेंगे। तो CSR नेट में थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं, कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन जो पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग अलग हो गया है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इफेक्टिव मास में आपको पूरा डिटेल में सारी चीजें जाननी पड़ेंगी, तब आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था गाइस आज का इस वीडियो लेक्चर के क्वेश्चंस। आई होप आपको सारी चीजें बढ़िया से समझ में आई होंगी। कोई भी आपका डाउट हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, जहां पे भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है ना, और आगे आप किस किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखना चाहते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी टॉपिक आपको परेशान करे, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम आगे वीडियोस जरूर बनाएंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।